मिडिल ईस्ट में महायुद्ध, तेल पर सियासी युद्ध। तेल की धार, विपक्ष वर्सेस सरकार। इधर सियासी तकरार, आगे छिड़ेगा पेट्रोलियम वॉर। देश में पेट्रोल पर कौन फैला रहा भ्रम? आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, हम अमेरिका का ऑर्डर मान रहे हैं, तो हमारी आत्मनिर्भरता और हमारे देश को कोई डिक्टेट कर रहा है कि आपको तेल कितने दिन खरीदना है, कितना ले पाएंगे आप। Government had issued a statement on 28th February expressing its deep concern and urging all sides to exercise restraint, avoid escalation and prioritize the safety of civilians. इनका इंटरेस्ट कभी भी चर्चा में नहीं रहा है। इनका इंटरेस्ट अच्छा नहीं लगेगा लेकिन हुड़दंग मचाने में। बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है देश को, तो उस पर डिस्कशन करने से क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि हालात बहुत खराब है, हमारे बहुत हजारों भारतीय वहाँ फंसे हुए हैं, तमाम लोग आना चाहते हैं वहाँ से। ये बहुत जरूरी है कि उनको कैसे लाया जाए और विश्व शांति कैसे कायम हो। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का सीधा असर हमारे देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर भी पड़ेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती और आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का। सवाल इंडिया का में आज हम उठाएंगे आज के सबसे बड़े मुद्दे को, जिसका सीधा सरोकार पूरे भारत से, भारत के पूरे 140 करोड़ लोगों से है। मुद्दा है मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और इसी महायुद्ध के साइड इफेक्ट्स, यानी दुनिया में तेल के दामों में बेतहाशा इजाफा होना। अब भारत में भी तेल की कीमत बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। आज लोकसभा में बजट सत्र के दूसरे सेशन की शुरुआत हंगामेदार रही और आज की कहानी आकर रुकी पेट्रोल और डीजल के दामों पर, क्योंकि महायुद्ध की आग खाड़ी से उठकर देश की संसद तक पहुंच चुकी है। बीते 10 दिनों में तेल की कीमतें 110 से 119 डॉलर तक पहुंच गई। अब राहुल गांधी का कहना है कि गल्फ जल रहा है, एक ऑयल शॉक है, सरकार चुप है। दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि हम तेल संकट पर पूरी तरह से अलर्ट हैं, सप्लाई चेन पर हर खतरे की निगरानी हो रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज संसद में अपना बयान दिया और साफ कर दिया कि हर स्तर पर सरकार अलर्ट मोड में है। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष का रवैया बहुत गैर जिम्मेदाराना है। लेकिन सवाल वही कि आखिर तेल के दामों में लगी आग बुझेगी कैसे, और क्या भारत इस तेल संकट से अछूता बचा रह जाएगा? क्योंकि अगर तेल के दामों में लगातार इजाफा होता रहेगा तो महंगाई की लपटें आम लोगों की जेबों को भी झुलसाने वाली हो सकती हैं। आज की डिबेट में हम ये सवाल उठाएंगे सीधे सीधे, क्योंकि मेरे मेहमान जुड़े उससे पहले सीधे सवाल पूछ रही हूं, क्या तेल के दाम पर भारत में डर फैलाया जा रहा है? तेल की किल्लत का भारत पर कितना असर होगा? ईरान युद्ध पर बहस से सरकार बच रही है। तेल के बढ़ते दामों से कब तक अछूता रहेगा भारत, क्योंकि इसका असर हर देश पर पड़ने वाला। और सवाल यह भी कि खाड़ी देशों से भारतीय कैसे सुरक्षित लौटेंगे। इन सभी सवालों के साथ शुरुआत कर रही हूं। मेरे साथ जो मेहमान है आपको बता दूं, बीजेपी के प्रवक्ता तुहिन सिन्हा जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं एम्बेसडर अशोक सजना, हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल ए.के. सिवाच, आप देख रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक झा जी को, और साथ ही प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। अब मैं सीधे पूछना चाह रही हूं, तुहिन जी आपसे शुरुआत करती हूं, मुझे ये बताइए, वहां तेल डिपो में अगर आग लगेगी तो भारत अप्रभावित तो नहीं रहेगा? तो सवाल क्यों ना पूछा जाए कि आगे की तैयारी क्या है? ये क्यों ना कहा जाए कि आप बताएं पूरे देश को एक रोड मैप क्या है?
नमस्ते सुचारिता जी। नहीं, सवाल पूछना बहुत, सबको नमस्ते, सवाल पूछना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल के एवज में हुड़दंग मचाना गलत बात है। आपको मैं बता दूं कि पिछले केवल 2 वर्षों में जहां 27 देशों से हमारी ऑयल की सप्लाई आती थी, क्रूड ऑयल की सप्लाई आती थी, अब वो 40 देशों से आ रही थी। तो हमने जानबूझकर जो एक इवॉल्विंग सिचुएशन विश्व में हमने देखा था, एक जो केओस जो हमने देखा था 2022 के बाद, रशिया यूक्रेन युद्ध के उपरांत, उसके बाद जो इजराइल पैलेस्टीन युद्ध हुआ, अब ये तीसरा जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हमने जानबूझकर एक बहुत ही नीतिगत तरीके से, नियोजित तरीके से अपने क्रूड ऑयल के सप्लाईज को डाइवर्सिफाई किया था। तो अर्जेंटीना से भी हमारा डील है, अफ्रीका के देशों से भी है। तो सबसे पहले तो हम ये जो हमारे सप्लाई चेन्स हैं वो महफूज है। देखिए, पूरी तरह अगर नष्ट होते हैं गल्फ रीजन के जो ऑयल वेल्स हैं, तो उसका भविष्य में कौन से देश पर क्या असर पड़ेगा, ना तो मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, ना तो मैं पूरी तरह जो है ऑयल फील्ड्स में से जुड़ा हूं। लेकिन मैं आपको यह आश्वस्त कर सकता हूं, जो एनर्जी सुरक्षा, जो एनर्जी सिक्योरिटी एक नीतिगत तरीके से भारत ने महफूज की है अपनी जनता के लिए, अपनी सिटीजन्स के लिए, वो शायद ही किसी देश ने की हो। तो इसीलिए इनकी, देखिए, अब हिपोक्रेसी इस बात से आप जान सकते हैं आप ये कह रहे हैं ये हिपोक्रेट है, ये सवाल पूछ रहे हैं। मुझे ले लीजिए, मैं जल्दी से जवाब दीजिए। 20 सेकंड में बता भी दूं मैं क्यों इनको हिपोक्रेट कह रहा हूं। जब हमने 3 साल 2022 में रशिया से तेल मुहैया कराना शुरू किया था, जब लेना शुरू किया था, उस वक्त हमारी 2% ऑयल मात्र रशिया से आती थी। तो ये जो है हाय तौबा मचाना शुरू कर दिया था इन लोगों ने कि आप रशिया से क्यों ले रहे हैं। आज यही लोग जो है 10 सवाल पूछते हैं कि आप रशिया से क्यों बंद कर रहे हैं। नहीं, ये लोग जो है वो इसलिए भी पूछते हैं टूहिन जी, क्योंकि अमेरिका का एक बयान आता है, वो कहता है हम रशिया से लेने के लिए इजाजत दे रहे हैं। तो फिर वो सवाल तो पूछे जाएंगे ना, ऐसा नहीं है कि वो सवाल नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन हमने तो डेटा दे दिया, रशियन ऑयल का। नहीं, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि भारत के लिए हमारी पॉलिसीज को डिक्टेट नहीं करेगा, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। लेकिन दीपक झा जी, आपको क्या लग रहा है, जब पूरी दुनिया में तेल के दाम बढ़ेंगे, भाई खाड़ी देशों में आग लग रही है, वो आग विस्फोट की तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, तो जब वहां तेल के दाम बढ़ेंगे तो भारत में भी बढ़ेंगे, ये स्वाभाविक है। इसमें आप मौका क्यों खोज रहे हैं, सरकार को घेर लें? देखिए सुचरिता जी, ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ेगी तो भारत में भी महंगाई बढ़ेगी। लेकिन हमारे जो विश्वगुरु जी हैं और उनके प्रवक्ता यहाँ कह रहे हैं हम 40 देशों से तेल मंगाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, रसिया, सऊदी अरब और दुबई, जिसको हम यूएई बोलते हैं, और जहां अभी युद्ध चल रहा है, ये 4 देशों से हम लगभग 80% तेल मंगाते हैं अपनी जरूरत का। लगभग हर दिन 26 लाख बैरल हमारे यहाँ पे तेल आता है प्रतिदिन। लेकिन अभी क्या हो रहा है, और अभी क्या कर दिया इन्होंने हमको, मैं तो कहूंगा धन्यवाद मोदी जी, आपने हमको अमेरिका से इजाजत दिलवाई 1 महीने के लिए कि हम तेल ले सकते हैं रसिया से। 1% ले, 2% ले, जो तुम्हें सुना कहते हैं कि पहले कितना लेते थे, पहले मान लो 1 लीटर लेते थे, लेकिन क्या 1 लीटर तेल लेने के लिए अब हमको अमेरिका से इजाजत लेनी पड़ेगी? अमेरिका हमारे बीच में आके दादागिरी करेगा? ये कहाँ की बातें करते हैं सुना? और वो कौन से 40 देश हैं जिनसे हम क्रूड ऑयल लेते हैं? आपको अमेरिका दादागिरी की चिंता है या इस बात की चिंता है कि लोगों की जेब में ज्यादा बोझ ना बढ़े? चिंता तो इस बात की होनी चाहिए ना। इस वक्त तो दादागिरी अमेरिका की चली रही है, वो देखिए ना वहां पर जो ईरान में हो रहा है या फिर मिडिल ईस्ट में हो रहा है। आपको चिंता इस बात की करनी चाहिए कि भारत में क्या हो रहा है। इस बहाने से थोड़ी घेरेंगे आप। सुनिए, इस बहाने से नहीं घेरेंगे, लेकिन जब पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल $70 प्रति बैरल था, उस समय हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने हम हिंदुस्तानियों को 100 रुपए लीटर तेल और ऑयल दिया है। तो अब तो स्वाभाविक है कि तेल और इसकी कीमत बढ़ेगी। तो नरेंद्र मोदी की सरकार जो एक्साइज ड्यूटी के नाम पे आप ये गारंटी दे सकते हैं? सुनिए मेरी बात दीपक जी देखिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ, यहाँ धर्मेंद्र यादव जी बैठे हुए हैं, अशोक जी एम्बेसडर सज्जनार हैं, डिप्लोमेसी कूटनीति को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, हमें उनसे हमेशा सीखने को मिलता है। मैं उनके सामने आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप ये गारंटी दे सकते हैं कि आज अगर आपकी सरकार होती तो तेल की कीमत नहीं बढ़ती? आज किसकी सरकार होती है, किसकी सरकार नहीं? आज किसकी सरकार है जिन्होंने अरे सर, एक वैश्विक परिस्थिति है, मेरा सवाल ये है, वैश्विक परिस्थिति है, आप गारंटी देकर बोल दीजिए कि हमारी सरकार होती तो हम तेल के दाम नहीं बढ़ने देते। ये हो नहीं सकता है ना। सुचरिता जी देखिए, बात यह है कि
तेल के दाम बढ़ेंगे, पूरी दुनिया कह रही है बढ़ेंगे, हम भी कह रहे हैं बढ़ेंगे, लेकिन कमी नहीं होनी चाहिए। तेल की कीमत कमी नहीं होनी चाहिए। मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव के पास जाऊं उससे पहले एम्बेसडर सज्जनार के पास जा रही हूं। नहीं, मैं एम्बेसडर सज्जनार के पास जा रही हूं। एम्बेसडर सज्जनार, इज इट पॉसिबल? इजाजत दिया कि नहीं? सुनिए मेरी बात। नहीं, आपने बोल लिया ना बहुत लंबा। मैं एक बार एम्बेसडर सज्जनार से समझती हूँ। सर, ये आज बहुत प्रदर्शन भी हुआ, विपक्ष ने आज वहां पे देखिए होर्डिंग्स लेकर, वो पोस्टर बैनर लेकर कहा कि भाई देखिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये जो मौजूदा परिस्थिति है, इसमें मैं सिर्फ ये आपसे समझना चाह रही हूं, क्या कोई भी देश ये गारंटी और इंश्योर कर सकता है कि हमारे तेल की आपूर्ति खत्म ही ना हो? ऐसी कूटनीति भी है क्या? नहीं, देखिए, हम बहुत शुक्रिया सुचायता जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, जो भी कोई देश कर सकता है वो ये कर सकता है जो अपने जो सोर्सेज ऑफ सप्लाई है उनको डाइवर्सिफाई करे। बिल्कुल। और जैसे अभी इस डिस्कशन में कहा भी गया है, हम 41 देशों से इंपोर्ट करते हैं, और ये भी ऐसा था जो हम रूस से 43% हम इंपोर्ट किया करते थे, आयात किया करते थे। आजकल 25% कर रहे हैं। हमने कभी वहाँ से लेना बंद नहीं किया। आप जनवरी फरवरी कभी का वो आंकड़ा देख लीजिएगा। अगस्त के बाद जब उन्होंने, अमेरिका ने हमारे ऊपर 25% पेनल्टी लगाई, बोर्ड ड्यूटी लगाई, हमने लेना कभी बंद नहीं किया। ना हमने किसी की इजाज़त मांगी, ना हमें इजाज़त की ज़रूरत है। देखिए, अभी म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुआ पिछले महीने, जयशंकर जी से पूछा गया वहाँ पर, उन्होंने कहा नहीं, हम तो अपने बिल्कुल, हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, उसके अनुसार हम बात करते हैं। हमारे देश के क्या हित हैं उन्हीं को हम नज़र में। अब देखिए, बात ऐसी है सुचारिता जी, हमको सोचना चाहिए, जो ये राष्ट्रपति ट्रंप तो कुछ भी बोलते जाते हैं, कहते हैं भारत और पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने रुकवाया, उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। वो तो कहते हैं 25 मिलियन, पहले कहते हैं 10 मिलियन, फिर 25 मिलियन, और फिर 35 मिलियन। 3.5 करोड़ लोग मारे जाने थे, शहबाज शरीफ मारा जाना था, मैंने रुकवाया है ये सब कुछ। तो देखिए, इतना ज्यादा आप ठीक है सुन लीजिएगा उनको, परंतु उनसे तू मैं में भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम वो काम करते रहेंगे जो हमको करना है। तेल के मामले में भी हम जहां से तेल हमको चाहिए हम वो लेते रहेंगे। और आखिरी बात मैं इसमें सुचारिता जी ये कहूंगा, सरकार ने कहा है जो 73 दिन के लिए हमारे पास तेल है। हाँ। हमारे पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है 73 दिन के लिए। तो अगर ये लड़ाई चलती है, हम देखते रहेंगे कहां से और लेना है। अभी सरकार का कहना भी आया है, जो हम वेस्ट अफ्रीका के देश हैं, नाइजीरिया है, ये है वो है, वहां से हम ले रहे हैं, उसमें पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। रूस ने कहा है जो भी भारत को चाहिए होगा तेल, हम देने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं, राजी हैं। देखिए सर, हम आपसे बात कर रहे हैं तो स्क्रीन पर चला भी रहे हैं कि किसके पास कितने ऑयल रिजर्व है, और वो भारत के पास करीब 75 दिन 60 दिन, ये जो हम लिखा हुआ दिखा रहे हैं, पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 दिन। अब आप सोचिए कि कितनी मुश्किलें हैं कई देशों में। इंडोनेशिया के पास 20 दिन है। ऐसे अलग अलग देशों की स्थिति हम बता रहे हैं। और देखिए, ये ईंधन, पेट्रोल, ये लगातार हम जब आयात करते हैं, तो अगर सप्लाई चेन्स अफेक्ट होंगी तो इसका सीधा असर हर देश पर पड़ेगा। मैं एक बार जरा मेजर जनरल के पास जा रही हूं, उसके बाद प्रोफेसर आपके पास आ रही हूं। मेजर जनरल, जरा बताइए कि इस पूरे संकट की घड़ी में, मैं सिर्फ ये समझना चाह रही हूं कि ऑयल डिपोज, हमने तस्वीरें देखी हैं, ऑयल डिपोज में आग लग रही है। तेल ईंधन के डिपोज में अगर आग लगेगी तो इसका असर होगा, ये स्वाभाविक है। ये युद्ध क्या लग रहा है आपको, कितने दिन चलेगा, क्योंकि अब रिजर्व्स खत्म हो रहे हैं? देखो सुचिता, ये कहना कि ये युद्ध कितने दिन चलेगा, शायद ये इसका अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि वो कहता है ना कि अमेरिका और जो इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहे और ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा। तो ये मुझे लगता है कि अगर आंकलन किया जाए तो ये इस पे डिपेंड करता है कि ईरान के पास कितने मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन्स का जमावड़ा है, क्योंकि उसको ऐसा लग नहीं रहा कि उसको कोई बाहर से हेल्प मिल सकती है। हाँ। रूस और चीन भी जो देश हैं वो उसको रियल टाइम इंटेलिजेंस देंगे। कुछ हथियार उन्होंने दिए थे जो लड़ाई से पहले, वो अब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि जो रूस है वो इन्वॉल्व है यूक्रेन की लड़ाई में, और चीन का जो फोकस है वो ताइवान की तरफ है। तो ये सच्चाई है, इस लड़ाई का दामोदार इसी पे है। मगर ये है बात, आप सुचिता, जो जिस चीज को आप मूल क्वेश्चन उठा रहे हैं, जो भारत के आगे 3 बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम या एक सिचुएशन आई है। एक तो हम किस प्रकार से 90 लाख के करीब जो लोग हमारे हैं मिडिल ईस्ट में, उनको हम कैसे वापस लाएंगे, उनका हम कैसे
यकीन करेंगे कि वो सुरक्षित है। दूसरा है ऑयल सुरक्षा के लिए, ये भी सच्चाई है, भारत ने इसके लिए तैयारी कर रखी थी। और ये सच है कि 2022 से पहले हम जो रूस से मात्र 1% से कम ऑयल खरीदते थे, मगर जब लड़ाई हुई रशिया यूक्रेन की और वहां से डिस्काउंटेड रेट मिला तो हम 40% से भी ज्यादा वहां ऑयल खरीदे। हमने किसी अमेरिका से तो नहीं पूछा, हमने वो। पर सर, आपको लगता है कि तेल के दाम पर भारत में डर फैलाया जा रहा है या फिर ये स्वाभाविक है? हाँ नहीं, स्वाभाविक है क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर ये सिचुएशन है, मगर भारत की सिचुएशन बहुत अच्छी है। भारत के पास 60 से 75 दिन का। तो भाई ये बात प्रोफेसर साहब आप क्यों नहीं समझते हैं कि भाई भारत की स्थिति देखिए, हमने अपने पहले से ऑयल रिजर्व्स का ध्यान रखा है, हमें पता है, हमने आगे से एंटिसिपेट करके करा है, वरना बाकी देशों के देखिए क्या स्टॉक बचे। सुचरिता जी जो ऑयल रिजर्व की बात कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी ने लोकसभा में बोला कि 74 दिन का रिजर्व है। भारत सरकार ने बोला 25 दिन का रिजर्व है, आपके स्क्रीन पे चला 60 दिन का रिजर्व है। तो ये जो क्रेडेंशियल्स है सरकार के, उससे चिंता बढ़ती है किसी भी नागरिक की, किसी भी देशवासी की जो देश के प्रति। ठीक है, टूहिन जी नहीं मैं बस एक एग्जैक्ट जवाब लूंगी। टूहिन जी, कितने दिन के ऑयल रिजर्व्स हैं? नहीं, पॉइंट ब्लैंक आंसर दीजिए, उसके बाद प्रोफेसर साहब कंटिन्यू करेंगे। देखिए, टेक्निकल डिटेल्स उसके प्रोवाइड किए गए थे। 25 दिन का जो है रेडी नहीं, आप समझिए 25 दिन समझेंगे नहीं, दिन बता दीजिए, बस दिन कितने दिन का बचा हुआ है। उसके अतिरिक्त जो है स्टॉक्स जो ऑयल वेल्स में पड़े हुए हैं, मैंगलोर में, विशाखापट्टनम में, कुल मिलाकर कहाँ की बातें आप बता रहे हैं? आप बताइए तुहिन जी, आपसे पूछा जा रहा है कितने दिन का रिजर्व बचा हुआ है, वो बता दीजिए। दिन 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 74 दिन से 73 दिन। 2 दिन पहले 75 कहा गया था, अब आप 3 दिन माइनस भी कर दीजिए। 25 जो कहा गया था उसका क्या होगा? 25 दिन जो कहा गया था उसका क्या होगा? भारत सरकार की तरफ से 25 दिन जो कहा गया था वो क्यों कहा गया था, ये बता दीजिए मुझे। आपसे कंसल्ट नहीं किया मुझे लगता है जिसने भी बयान दिया है। तो आपके जो बयानों का विरोधाभास है उससे जनता परेशान हो रही है, क्योंकि आपके पास कोई कंक्रीट प्लान नहीं है, कोई कंक्रीट रोड मैप नहीं है जिससे आप इस परिस्थितियों से निपट पाए। ये हम लोगों की चिंता है। 2012 में 12 की बात करने लगे आप। अच्छा, एक सेकंड मेरी बात 10 सेकंड। मैं जरा क्लैरिटी से चाहती हूँ, दर्शकों को पता चले जो अपने घर पे ये बैठकर देख रहे हैं, क्योंकि देखिए हमने एक जानकारी अपने लोगों के लिए इसलिए भी दी है क्योंकि ये अलग अलग क्षेत्रों पर इसका असर पड़ेगा। भाई अगर तेल महंगा हुआ, तेल की आपूर्ति नहीं हुई तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी, और ये दिक्कत जो है वो अलग अलग इंडस्ट्रीज में होगी, क्योंकि आम आदमी के लिए पेट्रोल, डीजल, गैस महंगी हो जाएगी, रसोई का बजट बिगड़ जाएगा। ये नोन फैक्ट है। किसान के लिए खाद पंप चलाने के लिए डीजल महंगा हो जाएगा, कंपनियों के लिए उनके लॉजिस्टिक्स और कच्चे माल की लागत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, मुनाफा कम हो जाएगा, सरकार के लिए भी राजकोषीय घाटा बढ़ने का खतरा हो जाएगा। ये सब होगा, ये सब तेल से होगा। तो इसीलिए टूहिन जी, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि कितने दिन हमें अभी संकट की जरूरत नहीं है, तो दिन बता पाएंगे? नहीं, बिल्कुल 75 दिन 2 दिन पहले बताया गया था। मैं उसमें आप 2-3 दिन डिलीट कर दीजिए, 72 दिन, ठीक है। अब फरवरी के महीने में भी 10 लाख बैरल हमने कहां से लिया था? रशिया से लिया था। अब हम उसको और बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से कहीं भी दूर दूर तक कोई खतरा नहीं है। अगले देखिए, मैं एक बड़ी खबर बता रही हूँ, एक बड़ी खबर बता दूं, ये हमारे दर्शक जरा गौर से सुने। तेल के हालात पर सरकारी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। देश के सभी रिफाइनरीज को कमर्शियल या इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के बजाय घरेलू इस्तेमाल के लिए एलपीजी को प्राथमिकता देने का आदेश दिया गया है। यानी कि घरेलू इस्तेमाल को प्राथमिकता दिए जाए, न कि कमर्शियल यूज को। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी अभी नहीं होगी। भारत के पास स्ट्रैटेजिक रिजर्व का काफी स्टॉक है। सभी अभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हम कई दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में हैं। अब आप ये देखिए कि कमर्शियल यूज नहीं, बल्कि जो व्यक्तिगत हाउस होल्ड यूज है उसे प्राथमिकता दी जाएगी, और सरकार ये कहना चाह रही है कि हम बहुत बेहतर स्थिति में बनिस्बत दूसरे देशों के। तो हमेशा बुरा और अच्छा, दीपक जी, कंपैरिजन में होता है, तुलना में होता है। आपके देश ने कितनी तैयारी की, उस तुलना में देखिए बाकी देश कहां खड़े हैं। सुचरिता जी 10 सेकंड दीजिएगा। बोलिए ना। अशोक सज्जनहार जी ने कहा कि हम रसिया से तेल खरीदना कम नहीं किए। पहले इन्होंने कहा कि 41% खरीदते थे, अभी हमने 25% कर दिया है। मैं बताता हूं, रसिया से नवंबर में हमने 26 लाख बैरल प्रतिदिन खरीदा है, और नवंबर के बाद जब दिसंबर आता है तो दिसंबर में हमने कम कर दिया
1 लाख मतलब 16 लाख बैरल प्रतिदिन खरीदा, फिर जनवरी में हमने लगभग 12 लाख खरीदा और फरवरी में 10 लाख से 7 लाख के बीच में आके अटक गए। तो किसका दबाव था? और जब अटके नहीं तो फिर अमेरिका क्यों दादागिरी करता है? एक कहते हैं कि अमेरिका कुछ भी बोलता रहे, आप सुन लीजिए। तो फिर जब अमेरिका को नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ट्रंप की अब की बार ट्रंप की सरकार, ट्रंप इज माय बेस्ट फ्रेंड, तो फिर ये क्यों बात करते हैं? अरे दोहरा चरित्र नहीं, आप एक कहिए कि अमेरिका हमारे बीच में दादागिरी नहीं करेगा। आपको सीज फायर कराना है तो अमेरिका के पास सर, अभी एम्बेसडर सजनार ने आपको समझाया कि कूटनीति में कई चीजें बोलने की जरूरत नहीं होती। आपने ये सुना नहीं? झूठ बोले ना, नहीं, कूटनीति में हर समय बोलकर चीजें नहीं होती हैं। एक बार एम्बेसडर सुचारिता बोलने का मौका दीजिए। एम्बेसडर सजनार, सुचारिता जी पहले दीपक जी एक मिनट रुकिए ना। एम्बेसडर सजनार बोलिए। पहले आप सुनिएगा, एम्बेसडर बोलिए। कूटनीति है तो अमेरिका ही बोलता जाएगा, ठीक है। अमेरिका ही कूटता एम्बेसडर जाएगा, सजनार का ऑडियो लेकिन बढ़ाइए आप जरा। नहीं बोलेंगे जी। आप नहीं बोलेंगे। देखिए, कहती है आप मौन हो जाओ। पहले आपके जो पैनल में लोग आते हैं ना, उनको जरा आप समझा दीजिए जो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करे जो आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल ही अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है आपके। इस पर बहुत ही आपके हजारों लाखों लोग देखते हैं आपका, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए इनको। अगर उनके पास कोई तर्क है तो कहे, ये बताए नहीं जो झूठ बोल रहे हैं। तो और देखिए, दूसरी बात है, मेरे मुंह में शब्द नहीं डाले। मैंने कहा जो हमने बंद नहीं किया, मैंने ये कभी नहीं कहा जो हमने नहीं किया। आप इसको रिप्ले कर सकती हैं। जो मैंने पहले कहा मुझे देखिए याद है, मुझे मालूम है। हम तर्क के बेसिस पर बात करते हैं। हमने कहा जो पहले 2.2 मिलियन बैरल्स पर डे हम लेते थे, अब 1.3 मिलियन बैरल्स, अब उसको हम ऊपर बढ़ाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखिए, ये तो जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन होती है सुचारिता जी, जो ग्लोबल मार्केट्स में जिस दाम पर हमको मिलेगा, जहां से हमको मिलेगा, जहां से हमारे लिए बेहतर होगा, वहां से हम लेंगे। हमने लेना बंद नहीं किया। देखिए, हमारे ऊपर टैरिफ सुचारिता जी लगाए गए अगस्त में, अगस्त के बाद भी हमारा चलता गया 2.4 मिलियन, 2.5 मिलियन। तो इसीलिए ये कहना किसी का जो अमेरिका के दबाव में, अमेरिका ने तो कहा था आप 1 बैरल नहीं लेंगे, हम 1.3 मिलियन बैरल लेते रहे जनवरी फरवरी में, मार्च में और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या दिक्कत है? वो तो सरकार बिल्कुल सचेत तरीके से इसको देख रही है और डील कर रही है जी। और मैं ये बात कहना चाहती हूँ एम्बेसडर, आपने बिल्कुल सही कहा। एंड हमारे बहुत वरिष्ठ मेहमान हैं, तो भाषा का तो थोड़ा सा नियंत्रण आप लोगों को रखना ही चाहिए। मुझे बोलने की थोड़ी जरूरत है, आप लोग सब बहुत अनुभवी हैं। लेकिन प्रोफेसर ये बताइए, ये मैं एक बार प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव ये बताइए ना, जो तस्वीर हम अभी दिखा रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ कि मन में एक डर है, लेकिन इस डर को आप लोग और एम्पलीफाई कर रहे हैं, इसे बढ़ा रहे हैं बार बार कह के देखिए परिस्थिति जो भी होगी हमें उसका सामना करना पड़ेगा। तो उसमें हम एक दूसरे पर हमला कर सामना करेंगे या फिर हम एकजुटता दिखाकर सामना करेंगे? सुचारिता जी, जो संकट का ये माहौल है, इस संकट के माहौल में नॉर्मल रूटीन की जो बातचीत इस डिबेट में चल रही है कि हमने रसिया से इतना बिलियन लिया था तेल, अगले आगे बढ़ा लेंगे। आप तब बढ़ा पाते जब एक सामान्य घटना होती, अगर सामान्य दिनों की तरह हमारा व्यापार चलता। आज का जो क्राइसिस है, ऐसे जब बुरे माहौल में आदमी अपने दोस्त को देखता है, जिसकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी होती है उसको देखता है, जिसकी जबान की कीमत होती है उसको देखता है। भारत ने जो फॉरेन डिप्लोमेसी को डस्टबिन में डलवाने काम किया है, उसका खामियाजा इसमें भुगतना पड़ेगा आम जनता को। और आपने खुद भी दिखाया कि जो आपके घरेलू सिलेंडर्स हैं उसको प्राथमिकता दी जाएगी। इसका मतलब क्राइसिस आएगी ना। अब क्राइसिस आने पर जो भारतीय जनता पार्टी है उसको फेस करने के लिए क्या रोड मैप है, विपक्ष यही तो जानना चाहता है। आप अगर क्राइसिस आई तो किस तरह से उसको फेस करेंगे वो बताइए ना मुझे। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन उसके लिए वॉकआउट मत करिए ना संसद में। उसके लिए आपको संसद के अंदर रहना पड़ेगा, आप मुझे चर्चा का हिस्सा बनना पड़ेगा। सरकार ने कहा है कि वो इस पर चर्चा नहीं करेंगे। मुझे एक बयान बताइए उन्होंने कहा चर्चा नहीं होगी। जब ट्रंप ने कहा कि हमने 30 दिन की छूट दी है तेल खरीदने के लिए, तो भारत सरकार की तरफ से क्यों नहीं बयान आया? भाई ट्रंप ने तो ये भी कहा कि युद्ध रुकवाया, बयान क्यों नहीं आया? उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध उसका भी बयान क्यों नहीं आया? आप डोनाल्ड ट्रंप की हर बात पर विश्वास करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बात विश्वास नहीं कर रहे हैं। समस्या देखिए, आप मुझे सुनिए, ईरान का युद्ध खुद भारत में, सुन लीजिए मेरी बात, ईरान का युद्ध खुद भारत में कॉमन प्रैक्टिस के लिए आया, ठीक है, और उसका प्रोटोकॉल होता है कि उसमें कोई वेपन्स लेके नहीं आते हैं, और वो जाकर के अमेरिका ने उसे मार दिया। सुनिए, और इतने सिपाही उसके 84
के आसपास डूब के मर गए। तो उस पर अगर आप बयान नहीं दोगे तो आपका जो ग्लोबल, एक तरह से जो ग्लोबल क्रेडिबिलिटी है किसी भी देश की, किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष की, तो उससे तो हमारा नुकसान हो रहा है ना देश का। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप ये सोचकर काम करेंगे कि भाई आने वाले समय में दिक्कत होगी तो अभी दिक्कत खड़ी कर दे, तो ये कोई तरीका नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक रूप से भी इस पूरे मसले का हल एकजुटता के साथ ही होगा। हम एक देश की तरह हमें इसका सामना करना है जैसे बाकी देश करेंगे, क्योंकि उसमें और कोई कोताही नहीं हो सकती है। मेरे पास अभी फिलहाल इतना ही वक्त है, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर